हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा रनिंग में चैप्टर है, चैप्टर 3 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है था अभी, वो चल रहा है गैल्वेनिक सेल, जिसमें से लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया बच्चों कि गैल्वेनिक सेल की ज़रूरत कहाँ पड़ गई थी और किसने इसको इन्वेंट किया था, किस तरह से गैल्वेनिक सेल के कंसेप्ट तक हम पहुँचे थे। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है मेन गैल्वेनिक सेल। ओके बच्चों, ये हमारा मेन टॉपिक है आज, गैल्वेनिक सेल। अब एक्चुअल में बच्चों क्या है कि आज हम सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल, क्योंकि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो गैल्वेनिक सेल, अब बच्चों क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अभी मैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल को बनाऊंगा तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैल्वेनिक सेल में कंस्ट्रक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो अभी मैं करने वाला हूं यहाँ पे, उसका एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है उस पर, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में कंस्ट्रक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैडम, बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंस्ट्रक्शन पार्ट से। तो गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो ल्यूसी गाल्वानी था या डेनियल था या अलेक्जेंडर वोल्टा था, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस पे कंसेप्ट पे काम किया था, इसमें सबसे ज्यादा काम ल्यूसी गाल्वानी ने किया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं बच्चों, और इसको वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन नेम इसका गैल्वेनिक सेल होता है, राइट। अब एक्चुअली क्या है बच्चों कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसने क्या किया था कि एक ही कंटेनर के अंदर जिंक की रॉड डिप करी थी और CuSO4 का सॉल्यूशन उसमें डाला था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा था, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे बच्चों, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट रिडॉक्स क्या होते हैं, जो एक ही कंटेनर के अंदर होते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स क्या होते हैं, जो अलग अलग कंटेनर के अंदर होते हैं। तो डायरेक्ट रिडॉक्स जब उसने कराया था एक ही कंटेनर के अंदर, तो उसमें क्या हुआ था, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही थी किसमें, हीट एनर्जी में। यही था ना बच्चों। तो उसी हीट एनर्जी को अब हमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स करा के किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बस। क्योंकि गैल्वेनिक सेल का मेन कंसेप्ट क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस ये इतना ही काम तो करना है। ओके बच्चों, तो अब जो हीट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह से हुई, वही कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पढ़ना है बच्चों, वही हमारी गैल्वेनिक सेल होगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इनडायरेक्ट रिडॉक्स कराना है। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स के लिए क्या है बच्चों, हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे दो कंटेनर की। तो देखो, एक कंटेनर तो हमने ये ले लिया यहाँ पे, ठीक, और दूसरा कंटेनर हमने यहाँ पे ये ले लिया। क्लियर बच्चों? अब देखो, मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट में बार बार आपको बोल रहा हूं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है कि मैं किस तरह से सेल को ड्रॉ कर रहा हूं, और एक एक चीज आपको यहाँ पे एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल के अंदर एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए बच्चों कि क्या मतलब होता है, उसका यूज क्या है, उसको हम क्यों गैल्वेनिक सेल के अंदर यूज कर रहे हैं, एक एक चीज को क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब मैं एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से। ये हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया जिंक का। क्लियर बच्चों? ये हमने इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया यहाँ पे, किसका, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ये आपका हो गया जिंक। एक रॉड लगा दी, मतलब हम इलेक्ट्रोड लगाया हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रोड किसका लगाया, जिंक का, या हम बोल सकते हैं जिंक रॉड। ये जिंक की रॉड हमने लगा दी। अब एक चीज समझो, अगर पहले उसने क्या किया था डायरेक्ट रिडॉक्स में कि रॉड तो उसने जिंक की डाली थी, लेकिन सॉल्यूशन उसने किसका भरा था, कॉपर सल्फेट का। लेकिन अगर ये चीज हमने यहां भी कर दी तो फिर हमारा इनडायरेक्ट रिडॉक्स नहीं होगा बच्चों, क्योंकि फिर तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमने रॉड जिंक की ली है, तो हमें इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन डिप करा है, ये जो सॉल्यूशन हमने भरा है इसके अंदर, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है, वो भी उसी का होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये सॉल्यूशन किसका है बच्चों, ZnSO4 का। अब देखो, जिंक एक कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, जिंक की रॉड डिप करी और ZnSO4 का सॉल्यूशन भर दिया। क्लियर बच्चों? अब देखो, उसी तरह दूसरे कंटेनर में हमने क्या किया कि दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर की रॉड लगाई। क्लियर बच्चों? दूसरे कंटेनर में क्या किया, कॉपर की रॉड लगाई। अब देखो, ये रॉड किसकी होगी, कॉपर की रॉड होगी बच्चों ये। अब इसमें जो सॉल्यूशन आप फिल करोगे, जिसमें ये रॉड डिप करी है, वो सॉल्यूशन भी कौन सा होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए। तो मतलब हमने क्या भर दिया इसमें, कॉपर सल्फेट भर दिया। कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट। क्लियर बच्चों? इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अब देखो, यहां पे हमने क्या किया कि इसको अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना है।
क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी तो रिडॉक्स होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तभी होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पे ये हमने वायर से कनेक्ट कर दिया इसको, और यहां पे साइंटिस्ट ने क्या किया था कि यहां पे एक अप्लायंसेस लगा दिया था। वो चाहे वोल्ट मीटर लगा दो या बल्ब लगा लो, सपोज करो मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, ये बल्ब लगा दिया और इसको यहां से मैंने ये कनेक्ट कर दिया। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों। ये जिंक की रॉड, अलग अलग कंटेनर लिए, ये जिंक की रॉड लगाई, इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन को फिल कर दिया, ये कॉपर की रॉड, इसमें कॉपर सल्फेट को फिल कर दिया, राइट बच्चों, और ये वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये बीच में एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब क्यों लगा है इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। क्लियर, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइट सेल से बिल्कुल डिफरेंस होती है बच्चों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। क्लियर, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं इस कंटेनर की अभी बात कर रहा हूं एट प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जिंक की रॉड है, ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा है, ZnSO4। तो ये जिंक हमेशा क्या करती है, इस चीज को समझो आप, नॉर्मली देखो ना इसका नेचर क्या है जिंक का, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है हमेशा। तो ये जिंक की रॉड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो जिंक के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगी, लूज करेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब ये जो Zn है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव में, और दो इलेक्ट्रॉन के लूज कर देगी। समझ में आ गई, क्योंकि जिंक क्या करती है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है ना। तो इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, ये रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और ये इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे बच्चों, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये सॉल्यूशन के अंदर आते रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर देगी। क्लियर, अब देखो यहाँ पे समझो एक चीज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम बोल सकते हैं ना बच्चों हाफ ऑक्सीडेशन। हाफ ऑक्सीडेशन दिख रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, लूज हो रहे हैं ना। तो इस पूरे कंटेनर के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जहां भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं ना। जहां भी ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो ये वाला जो पोल हुआ ये कौन सा पोल हो गया, एनोड। क्लियर, अब देखो होगा क्या कि इस जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है सॉल्यूशन के अंदर, और ये रॉड क्या हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उस वजह से रॉड क्या होगी, एनोड होगी। क्लियर, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एनोड अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसको कोई गेन करने वाला भी तो चाहिए, यानी रिडक्शन भी तो होना चाहिए, तभी तो वो रिडॉक्स होगा। और एक चीज क्लियर कर दूं, रिडॉक्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते। अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो गेन भी दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने लूज तो कर दिए, लेकिन अब गेन होगा तभी तो रिडॉक्स कंप्लीट होगा। अब क्या होगा देखो समझो, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे पहुंचना है कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या होता है बच्चों, Cu2 पॉजिटिव होता है ना, पता है ये बात अच्छे से, कॉपर क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसको। क्लियर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जिंक जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यू है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे तो ये रॉड बाई चार्ज कैसी हो जाएगी, इस चीज को समझो, ये बहुत क्लाइमैक्स पॉइंट है बच्चों। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिए और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचना है तो ये किसके थ्रू जाएंगे, इस वायर के थ्रू तो जाएंगे, तभी तो हमने वायर लगाया है यहाँ पे। समझो कितना बढ़िया दिमाग लगाया और साइंटिस्ट ने, इस चीज को समझो बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज कर दिए और ये इलेक्ट्रॉन्स को जब हमें यहाँ पहुंचाना है रिडॉक्स कराने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू ही यहां से जाएंगे। जब ये रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये पूरी रॉड कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये पूरी रॉड कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज। जबकि रॉड है कौन सी है, पोल कौन सा है, एनोड। तो गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव के बेसिस पे डेफिनेशन पता करोगे एनोड और कैथोड की तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सेल के केस में एनोड कैसी होती है, पॉजिटिव, लेकिन इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल द एनोड इज नेगेटिव। राइट बच्चों, तो देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाएंगे और बीच में देखो साइंटिस्ट ने यहाँ पे कितना बढ़िया दिमाग लगाया, सोचो इस चीज को, यहाँ पे उसमें बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो इस चीज को, और देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलते क्या हो बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो आप करंट कहते हो। समझो इस चीज को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, करंट। और यहाँ पे इसने बल्ब लगा रखा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएंगे
तो ये बल्ब के थ्रू ही जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करेंगे तो इस बल्ब को क्या करना पड़ेगा, ग्लो करना पड़ेगा। 100% इस बल्ब को ग्लो करना पड़ेगा बच्चों। जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर तो इस बल्ब को क्या करना पड़ेगा, ग्लो करना पड़ेगा, बल्ब जलेगा। तो देखो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो बल्ब जल रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा फिजिक्स पढ़ी होगी, तो इसके अपोजिट कौन फ्लो करेगा, करंट। करंट यू फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन यू फ्लो कर रहे हैं, तो समझ में आया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है बच्चों, करंट बोला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेंगे तो इस बल्ब को क्या होगा, ग्लो करना पड़ेगा। तो यही चीज तो करवा रहा है साइंटिस्ट, उसको हीट एनर्जी कन्वर्ट ही तो करनी है केमिकल उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कर दिया उसने। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, समझो इस चीज को, तो देखो जब ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पे इस रॉड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा ना, तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे बच्चों। तो देखो जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जब ये एनोड है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी। तो देखो गैल्वेनिक के केस में कैथोड कैसी हो गई, पॉजिटिव, जबकि एनोड कैसी है, नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड कैसी थी, नेगेटिव, और एनोड कैसी थी, पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एनोड और कैथोड को साइन के बेसिस पे अगर आप रिमाइंड रखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और गलती कर बैठोगे। तो आपको एनोड और कैथोड को सिर्फ एक ही डेफिनेशन समझनी है कि कोई भी पोल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट मीन्स वो क्या होगी, एनोड होगी, और अगर उस पर रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड होगी। क्लियर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गए, और Cu कैसा होता है, Cu2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे हैं, रिएक्शन साथ में देखना, जो मैं लिख रहा हूँ अलग अलग लिख रहा हूँ, लेकिन इनको साथ में देखना, भी कंबाइंड वे से भी बताऊंगा। ये जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ पहुंच गए, तो कॉपर क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा ना बच्चों। यही रिएक्शन मैंने आपको किस में करवाए थे, जब इसकी कंसेप्चुअल वीडियो मैंने आपको बताई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें करवाए थे, राइट बच्चों। तो देखो अगर चाहो तो हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, जैसे Zn, ठीक है, प्लस Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों, Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्या होगा, Cu। तो यही तो मैंने आपको करवाई थी लास्ट वीडियो में, यही वाला रिएक्शन तो बताया था जो यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब भी ग्लो कर गया, तो मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स इट। समझ में आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी, अब उस दिक्कत को समझते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बल्ब भी ग्लो कर गया था, साइंटिस्ट सेटिस्फाई था कि ठीक है हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वही वो करवाना चाह रहा था। तो देखो बल्ब तो ग्लो कर गया, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई। यहाँ पे दिक्कत ये हुई बच्चों कि ये जो बल्ब ग्लो कर रहा था, ये 3 से 4 मिनट ही ग्लो कर पाया, बस उसके बाद ये बल्ब बंद हो गया था। यह सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था गैल्वेनिक सेल का, कि 3 से 4 मिनट ही बल्ब ने ग्लो किया, उसके बाद बंद हो गया। तो साइंटिस्ट तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, ये बंद कैसे हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये इतना सारा काम तो ल्यूसी गैल्वानी ने ही किया था। अब ये जो प्रॉब्लम आई इसके साथ कि बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया, उसके बाद साइंटिस्ट आए थे अलेक्जेंडर वोल्टा और डेनियल, जिन्होंने इसकी हेल्प करी थी, ठीक है, इसलिए उनको नाम मेंशन किया जाता है यहाँ पे। अब देखो अलेक्जेंडर वोल्टा और डेनियल वो साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं बच्चों कि बल्ब ने ग्लो करना बंद क्यों किया, रीजन क्या था, इसने बंद क्यों कर दिया बल्ब को ग्लो करना। हम पहले तो प्रॉब्लम समझेंगे तभी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। भाई डॉक्टर पहले बीमारी पता करता है ना, तभी तो मेडिसिन देता है। अब ये तो है नहीं कि आपने कहा मैं बीमार हूं, उसने सीधी मेडिसिन दे दी, समझो इस चीज को। तो वैसे ही अब ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है ये बंद हो गया, तो पहले तो हमें ये समझना है कि बंद हुआ क्यों, तभी तो हम इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना बच्चों। क्लियर। तो अब इसका हम पता करते हैं बंद क्यों हुआ, इस चीज को समझो। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, इतना कंस्ट्रक्शन समझ आ गया आपको, दैट्स गुड। अब देखो आगे देखते हैं एक्चुअल में। अब देखो अब मैं जो समझाने जा रहा हूं ना उसको बहुत अच्छे से समझना है कि बल्ब बंद क्यों हुआ। ये सॉल्यूशन किसका था, ZnSO4 का। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, Zn पॉजिटिव और इसमें SO4 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये चीज होने वाली है इसके इस सॉल्यूशन के अंदर ये चीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है
तो वो आइंस में टूटेगा। उसी तरह इसमें क्या होने वाला है, Cu2 पॉजिटिव और इसमें क्या था SO4 2 नेगेटिव। ये इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है तो ये सिचुएशन होगी, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो ये सिचुएशन होगी। सिचुएशन समझ में आ रही है, क्लियर। अब समझना है कि बल्ब बंद क्यों हुआ था, यानी जब तक सेल वर्किंग में थी तब तक तो बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन सेल वर्किंग में नहीं रही तो ऐसा क्यों हुआ कि सेल ने वर्क करना बंद कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज हम समझते हैं। अब देखो Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये सिचुएशन है दोनों सॉल्यूशंस की। अब देखो आप एक चीज को समझो, इसने जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लियर। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बराबर लूज कर रही है, ये जो जिंक की रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे जा रही है। और देखो यहाँ पे सिचुएशन देखो, ये क्या है Zn2 पॉजिटिव और ये क्या है SO4 2 नेगेटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। यानी पॉजिटिव वाली चीज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और नेगेटिव चीज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो, और ये डिफिशियंस होते हैं, क्लियर बच्चों। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये रॉड अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये जिंक क्या करेगी, गेन करती रहेगी। समझो इस चीज को, ये जिंक क्या करती रहेगी, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करती रहेगी। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये सिचुएशन है, अभी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ उससे पहले क्या सिचुएशन है, इस चीज को समझो। उससे पहले इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बराबर है, यानी जितने SO4 हैं उतने ही Zn2 प्लस है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसके बाद ये जिंक रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ कि इस Zn2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू किया, तो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ गई ना भाई, इसकी तो वही है बट इसकी तो बढ़ती जा रही है। जब इसकी बढ़ती जा रही है तो इसकी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि सॉल्यूशन के अंदर इसके कंपैरिजन में, नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये तो रॉड प्रॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और ये Zn2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे जा रही है, तो इसका अमाउंट तो यहाँ बढ़ जाएगा ना Zn2 प्लस का। अब सेम सिचुएशन यहाँ देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है Cu2 पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव। अब 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को समझो, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा, ये गेन करता जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो आयंस है इसके अंदर Cu+2 वो तो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा ना। समझो बच्चे इस चीज को, जो आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव जो इसके अंदर है वो तो खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये SO4 2 नेगेटिव बढ़ेगा Cu2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पे किसका अमाउंट बढ़ेगा, Cu का अमाउंट बढ़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है ना अपने, तो 2 पॉजिटिव में जा रही है, इस चीज को समझो। तो यहाँ पे तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएगा, जबकि इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव। समझ में आ गई बात, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि Cu+2 तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये बल्ब ने 3-4 मिनट तक ग्लो इसीलिए किया था कि जब तक ये प्रॉपर काम कर रही थी, लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, खराब हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो ही नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि पहली बात तो यही नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन को। अगर ये एक आध बाई चांस चला भी गया तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा इस सॉल्यूशन के अंदर, पहली बात तो ये जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा बढ़ रहा है इसके अंदर, पॉजिटिव, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दोनों में। तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने क्यों देगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, ये जाने नहीं देगा। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं यहाँ से, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे होगा, नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा बच्चों तो करंट होगा वहां पे, नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तो हमें बीमारी पता चल गई ना कि क्यों नहीं कर रहा, क्लियर। अगर सपोज करो बाई चांस एक आध इलेक्ट्रॉन चला भी गया, बहुत ज्यादा जबरदस्ती, कोई बहुत ढीठ इलेक्ट्रॉन है, नहीं मान रहा, वो जबरदस्ती जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें किसका चार्ज सबसे ज्यादा है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन भी कैसा होता है, नेगेटिव, तो जब दोनों आएंगे तो आपस में क्या होगा, रिपेल करेंगे, वो इधर आने नहीं देगा।
तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं कराएंगे तो करंट नहीं हो सकता, जब करंट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, खत्म कहानी। तो यही तो हुआ था उसके साथ कि उसने जब स्टार्ट किया था ये सेटअप तो बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन बल्ब ने कितने टाइम तक ग्लो करा, सिर्फ 3 से 4 मिनट। उसके बाद तो ये सब डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। तो जब करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो खत्म हो गया तो बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया। क्लियर, खत्म कहानी। इतनी सी बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड बच्चे, जस्ट अ मिनट। ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब हम इसकी दवाई ढूंढते हैं। बीमारी तो हमें पता चल गई कि बल्ब ने ग्लो करना बंद क्यों किया, अब ढूंढते हैं इसकी बीमारी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक अब नया कंसेप्ट में जोड़ रहा हूं जो कि जिसके ऊपर कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक आया था जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग थोड़ी डिस्टर्ब है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर बच्चों, ये यू शेप्ड ट्यूब होती है, ये यू शेप्ड ट्यूब लगाई थी जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ये कंसेप्ट कई क्वेश्चन निकालता है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक, मैंने लिख दिया ये क्या, सॉल्ट ब्रिज। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है। ओके, ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल होता है, जो आप कोई भी इसको इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, जैसे KCl ले लिया, KNO3 ले लिया, इस तरह का। ये एक यू शेप्ड ट्यूब होती है। क्लियर बच्चों, जिसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब समझते हो आप, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर हमने इसमें रिएक्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर फिल कर दिया तो ये आपस में रिएक्ट कर लेगा, या इसके साथ या इसके साथ, तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर हमें, ये तो सॉल्ट ब्रिज यू शेप्ड ट्यूब होती है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करती है। अब इसके अंदर जो हम साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन भरा था वो भरा था KCl का सॉल्यूशन। समझ आ गया बच्चों, किसका सॉल्यूशन भरा था, KCl का सॉल्यूशन भरा था। ये सॉल्ट ब्रिज लगाया और KCl का सॉल्यूशन भर दिया। ठीक, आप KNO3 भी भर सकते हो, K2SO4 भी भर सकते हो, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्लियर बच्चों, ये और ये सॉल्यूशन कैसा था, ये सॉल्यूशन था बच्चों आपका, इसको अगर पेस्ट भी बोल सकते हो आप, अगर पेस्ट भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, अगर पेस्ट। ठीक है, और ये सॉल्यूशन जो था ना, ये जेली टाइप का था, ये जेली टाइप का था। जेली मतलब समझते हो ना बच्चों, जैसे इसको सेमी लिक्विड भी बोल सकते हैं हम, सेमी लिक्विड, यानी जेली तो आपने देखी होगी ना तो वो लिक्विड होती है ना सॉलिड होती है। ठीक है, तो सेमी लिक्विड इसको बोल सकते हैं, या फिर जेली टाइप कह सकते हैं इसको। KCl को, इसको हम अगर पेस्ट भी बोल सकते हैं। जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल है ना, उसको अगर पेस्ट भी बोला जा सकता है। लेकिन वो सॉल्यूशन किस चीज का था, KCl का। और ये बाय नेचर कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी रिएक्ट नहीं करेगा किसी के भी साथ। क्लियर बच्चों, अब देखो समझो, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये KCl है तो इसके पास देखो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं कि नहीं है, यहाँ पे K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, दोनों चीजें हैं इसके पास। तो अब देखो ये क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज इस दोनों कंटेनर की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सॉल्ट ब्रिज का बच्चों। CBSE बोर्ड में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया है सॉल्ट ब्रिज के, कि वर्किंग फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। तो गैल्वेनिक सेल को वर्किंग में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बच्चों सॉल्ट ब्रिज ही है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सेल वर्क ही नहीं करेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। क्लियर हुआ बच्चों, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी सॉल्ट ब्रिज ही होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कराएंगे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, सॉल्ट ब्रिज ही होगा बच्चों, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी। तो ये इसके फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद जब सॉल्ट ब्रिज लग गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई। जब मेंटेन हो गई उसके बाद साइंटिस्ट ने देखा कि अगेन इस सेल को जब स्टार्ट किया तो उसने देखा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और फिर ये परमानेंट ग्लो करता रहा, जब तक इसको वर्किंग में रखा तब तक ये बल्ब ग्लो करता रहा। तो उसके बाद ये सब सॉर्ट आउट हो गया, सारा सॉल्यूशन हो गया। और देखो जब रेगुलर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर बच्चों, तो एक जो दिक्कत आई थी वो किसने दूर कर दी थी, सॉल्ट ब्रिज ने दूर कर दी। क्लियर, तो ये थी आपकी गैल्वेनिक सेल जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बिल्कुल ही डिफरेंट है बच्चों। समझ में आ गई ये बात। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया बच्चों। अब ठीक है, अब आगे मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। एक्चुअल में इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बच्चों, वो मैं सब कराऊंगा आपको। अब एक्चुअली जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था, अब जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में डब्बे बन के नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में डब्बे वगैरह पूरे बन के नहीं आएंगे। वहां पे तो एक सिंपल एक लाइन में सेल रिप्रेजेंट होगी, ये पूरी चीज एक लाइन में रिप्रेजेंट होगी। तो वो कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हो, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्पेस कम है, तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको भी हटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। हाँ वेरी गुड। तो देखो तो इसके नाम लिख देता हूँ इसको। इसमें सॉल्यूशन कौन सा भरा था, CuSO4, और इसमें हमने सॉल्यूशन कौन सा भरा था, ZnSO4, और इसमें रॉड कौन सी है, जिंक की, और इसमें किसकी है, कॉपर की। क्लियर। अब देखो रिप्रेजेंटेशन, इसी पूरी सेल को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे दो लाइन खींचोगे ऐसे, ये बिल्कुल पास पास, ये दोनों ये लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। समझ में आ गई बात, ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज को। उसके बाद देखो मैंने आपको बता चुका हूं कि जो ये राइट हैंड होता है, राइट हैंड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कौन सी चीज पे होता है, कैथोड पे। तो इधर हम सारी चीजें किसकी लिखेंगे, कैथोड की, और इधर सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे किसकी लिखेंगे बच्चों, एनोड की। क्लियर। अब देखो इस केस में एक छोटी सी चीज मुझे भी याद आ गई, उसको भी बता देता हूं कि अगर आपको याद रखना है कि एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के केस में केवल, और कहीं अप्लाई मत करना बच्चों, सिर्फ गैल्वेनिक सेल के केस में, तो आप एक वर्ड याद रखो, लोन। इस वर्ड को याद रखो, लोन। लोन का मतलब होता है लेफ्ट साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, और एन मतलब नेगेटिव। तो देखो एनोड, नेगेटिव, लेफ्ट साइड और ऑक्सीडेशन, लोन वर्ड याद रखो, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सिर्फ गैल्वेनिक सेल के केस में आप इस चीज को याद रख सकते हो, लोन को, यानी लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो कि कैसी होती है, नेगेटिव, यानी लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। क्लियर बच्चों, लोन याद रख सकते हो। अब देखो वापस आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये दो आपने लाइन कर ली, ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे सॉल्यूशन। तो देखो इसमें सॉल्यूशन, अब कैथोड वाला कौन सा कंटेनर है, ये वाला कैथोड का है, तो इसका सॉल्यूशन किसका है, Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन है। उसके बाद फिर एक यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन और कंसेंट्रेशन, यानी ये दो लाइनें कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर यहां पे एक छोटी लाइन करते हैं, ठीक है। तो दो लाइन और छोटी लाइन जो हमने सिंगल लाइन की है, इसके बीच में हम लिखते हैं एक तो सॉल्यूशन लिखते हैं, कौन सा भरा है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन। तो हमने कौन सा भरा, मैंने पूरा नहीं लिख रहा, मैं CuSO4 नहीं लिख रहा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो CuSO4, कोई दिक्कत नहीं है, CuSO4। उसके बाद इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, तो कंसेंट्रेशन सपोज दैट मैंने इसकी C1 मान ली, ठीक है, वो गिवन होती है 0.1 m या 0.5 m, जो भी है गिवन होती है। तो ये दो चीजें लिखनी होती हैं। उसके बाद लाइन के इस तरफ आपको लिखना होता है कि जो रॉड आपने लगाई है वो किसकी बनी है। तो ये रॉड किसकी बनी है बच्चों, कॉपर की। समझ में आ गई इतनी सी चीज। अब यही चीज इधर करनी है, तो ये एक लाइन करो, इसमें क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, ZnSO4 का, और इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, इसकी भी मान लो मैंने C1 मान ली कंसेंट्रेशन, और इसकी जो किसकी बनी है रॉड, जिंक की बनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जिंक। हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इतनी बड़ी चीज इतनी जगह आ गई, तो एग्जाम में इस तरह से आती है बन के, पूरा नहीं सेटअप बन के आएगा बच्चों आपका, सिर्फ ये चीज बन के आएगी। ये दो लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कंटेनर को, ये अलग कंटेनर को, ठीक। ये चीज होती है रॉड, ये सॉल्यूशन और उसकी कंसेंट्रेशन, ये सॉल्यूशन और उसकी कंसेंट्रेशन, क्लियर। और ये होती है रॉड, ठीक है। लाइन के बिल्कुल इस तरफ जो दोनों तरफ चीजें प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपने कंटेनर में किसकी रॉड डिप करी है। तो देखो यहाँ हमने कैथोड पे किसकी डिप करी है, ये सारा पोर्शन क्या होता है कैथोड, ये सारा पोर्शन क्या होता है एनोड। तो यहाँ पे हमने कौन सी रॉड डिप करी है, कॉपर की, तो कॉपर। उसके अंदर इस कंटेनर में सॉल्यूशन क्या है, CuSO4, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, हमने मान ली यहाँ पे C1। उसके बाद यहाँ पे एनोड, लेफ्ट साइड पे क्या होता है एनोड, तो एनोड में सॉल्यूशन कौन सा भरा है हमने, ZnSO4, इसकी कंसेंट्रेशन भी हमने मान ली C1, और इसमें रॉड कौन सी डिप है, जिंक की। तो ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बच्चों, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं अभी कराता हूँ आपको, डिफरेंस में आपको जरूर बताता हूँ कि गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं। ले लिया बच्चों, वेरी गुड। अब इसको रफ करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल के अंदर, डिफरेंस क्या है, ये चीज अब क्लियर करते हैं बच्चों। बहुत छोटा सा टॉपिक है, दोनों सेल आपने पढ़ ली हैं तो आई थिंक आपको खुद ही क्लियर हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, डिफरेंस करने के लिए ऐसा खासा कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन
बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो हम यहाँ पे दो लाइन कर लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल। क्लियर बच्चों, गैल्वेनिक, चलो थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, गैल्वेनिक सेल, और यहाँ पे बच्चों हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, ये आपका गैल्वेनिक सेल हो गया और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, ये दोनों चीज। तो देखो सबसे छोटे छोटे डिफरेंस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है कि हम इसमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये हमें क्या देती है, केमिकल एनर्जी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इनपुट क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें बैटरी लगाते हैं ना बच्चों, और हमें मिलता क्या है, केमिकल एनर्जी। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी हम देते हैं और हमें मिलता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इसका डिफरेंस हो गया, यानी इसमें हमने इनपुट क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें मिला क्या, केमिकल एनर्जी। इसमें इनपुट हमने क्या दिया, केमिकल एनर्जी, बट हमें मिला क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट बच्चों, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रोसीजर होता है, ये कैसा होता है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी अपने आप नहीं होता बच्चों, हमें करवाना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बताया था ना मैंने आपको। जबकि गैल्वेनिक सेल कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप होती है। क्योंकि उसने क्या किया था, बेसिक वीडियो देखो, उसने एक कंटेनर लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था और उसमें रॉड डाल दी थी, और उसने कुछ भी नहीं करा, अपने आप ही रिडक्शन हो गया, वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कंप्लीट रिडॉक्स हो गया था, अपने आप ही तो हुआ था। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा डिफरेंस देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव बताई थी ना आपको। तो गैल्वेनिक सेल के केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। समझो इस चीज को। और जब यहाँ पे नेगेटिव होगी तो इस केस में जो डेल्टा जी होती है वो हमेशा लेस देन किससे होती है, जीरो से। यानी गैल्वेनिक सेल के केस में डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक केस के में डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। इस चीज को समझो, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में, गैल्वेनिक के केस में डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। और इसमें मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, जबकि इसमें लेस देन जीरो होती है, क्योंकि खुद ही नेगेटिव आ रही है, कॉमन सी बात है। क्लियर बच्चों। अब देखो फोर्थ डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में सॉल्ट ब्रिज नॉट नीडेड, यहां तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना सॉल्ट ब्रिज की। बट गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, पता है ना आपको, सेल काम ही नहीं करेगी। सॉल्ट ब्रिज इज नीडेड, समझ में आ गई बात बच्चों, सॉल्ट ब्रिज इज नीडेड। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, जबकि इस केस में सॉल्ट ब्रिज की कोई भी जरूरत नहीं होती। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या होता है कि इट अकर ओनली वन कंटेनर, सबसे बड़ी बात वन कंटेनर। जबकि गैल्वेनिक सेल में कितने कंटेनर की नीड होती है, टू कंटेनर। अभी जस्ट बताया ना आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो एक ही कंटेनर के अंदर हो जाती है, जबकि गैल्वेनिक सेल के लिए दो कंटेनर की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया। तो देखो बच्चों, आपका ये गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट खत्म हो गया, और मैंने इसके डिफरेंस भी आपको बता दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, क्या डिफरेंस होता है। क्लियर बच्चों। तो ये गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, आई होप मैं उसको आंसर करूँ। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि अब गैल्वेनिक सेल ही चल रही है अभी, उसी के अंदर ये टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अभी इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो स्टे ट्यून, बाय बाय, गुड लक बच्चों।